आज इंडिया अपनी ग्रेटेस्ट हेरिटेज संस्कृत लैंग्वेज को तो लगभग भूल ही चुका है। सर्वे के अनुसार केवल 14,145 लोग ही मूल्य रूप से संस्कृत भाषा का उपयोग करते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आखिर वो कौन सा कारण है जिससे संस्कृत से जानने जाने वाला भारत अब संस्कृत को ही भुला चुका है? ये तो आप सबको पता ही होगा कि संस्कृत 35,000 साल पुरानी भाषा है। सबसे पहले हमें संस्कृत का उपयोग ऋग्वेदा में देखने को मिल जाता है। जो संस्कृत वेदों में उपयोग होती है उसे वैदिक संस्कृत बुलाया जाता है। सबको यही लगता है कि संस्कृत भाषा इंडिया से शुरू हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है, हमें संस्कृत का सबसे पहला इंस्क्रिप्शन भारत में नहीं बल्कि सीरिया में मिला। 1500 से 1350 बीसी के बीच में इराक और तुर्की पर मितनी डायनेस्टी रूल करती थी। वो मितनीस हुरियन नाम की भाषा यूज़ करते थे। मितनी राजा और उनकी सभी प्रजा का हर एक का एक संस्कृत नाम भी हुआ करता था, और साथ ही मितनीस ऋग्वेदा में वर्णर भगवानों की पूजा भी किया करते थे। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ये जब भारत आए तो ये अपने साथ संस्कृत भाषा भी लेकर आए थे। इनके भारत आने के बाद ही कई सारे रिलीजियस टेक्स्ट को संस्कृत में ही लिखा गया था, और फिर बाद में वैदिक संस्कृत के सामने आई क्लासिकल संस्कृत। क्लासिकल संस्कृत में और बहुत सारे रूल्स ऐड ऑन किए गए ताकि संस्कृत रिलीजियस टेक्स्ट को लिखने के लिए यूज़ की जाए। एशियन स्कॉलर पनीनी ने एक किताब लिखी, अष्टाध्यायी। पनीनी ने इस किताब में रूल्स को डेवलप करके लिखा था। अष्टाध्यायी में स्पोकन संस्कृत और रिटन संस्कृत के रूल्स बनाए गए। वैदिक लिटरेचर और उपनिषद भी इसी क्लासिकल संस्कृत के दौरान ही लिखी गई थी। लेकिन उस समय भी ये लैंग्वेज सारा समाज नहीं बल्कि सिर्फ अपर कास्ट लोग ही यूज़ किया करते थे। लेकिन 3rd सेंचुरी BCE में प्राकृतिक भाषा के आने के बाद ये सब कुछ चेंज हो गया। 3rd सेंचुरी में संस्कृत लैंग्वेज के साथ मिलावट होने लगी लोकल लैंग्वेजेस के साथ। इसकी वजह से बनी नई लैंग्वेजेस जिसे प्राकृतिक लैंग्वेजेस कहा जाता है। उस समय प्राकृतिक भाषा को कई लोग यूज़ किया करते थे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। जिस तरह से वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत का मेन काम था किताबें लिखना, उसी तरह प्राकृतिक भाषा का मेन काम बन गया लोगों से कन्वर्सेशन करना। जैनिज्म और बुद्धिज़्म जैसे रिलीजन पर भी इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। जैसे कि एक प्राकृतिक भाषा थी पाली जो बुद्धिज़्म की भाषा बन गई, वैसे एक दूसरी भाषा थी अर्धमागाड़ी जो जैनिज्म की भाषा बन गई। लेकिन फिर भी प्राकृतिक भाषा को समाज में कभी भी ऊंचा दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि प्राकृतिक भाषा सारी महिलाएं और लोअर कास्ट के लोग भी यूज़ किया करते थे। संस्कृत भाषा का समाज में ऊंचा दर्जा होने के बावजूद भी 13th सेंचुरी के आसपास प्राकृतिक भाषा की वजह से संस्कृत भाषा और उसके लिटरेचर्स धीरे धीरे बिल्कुल थम से गए और संस्कृत भाषा मरने लगी इन 3 कारणों से। पहला कारण था कश्मीर। लगभग 900 सालों पहले एक स्पेशल मीटिंग आयोजित की गई। उस मीटिंग में उस जमाने के सबसे स्मार्टेस्ट लोग थे। अलंकारा कश्मीर रॉयल कोर्ट में ऑफिशियल्स था। वे सब उस वक्त अलंकारा के भाई मानका की पोइट्री सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। ऐसा कह सकते हो कि यह संस्कृत भाषा में एक बहुत बड़ा लिटरेरी इवेंट था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कश्मीर का आखिरी ऐसा इवेंट था। पॉलिटिकल्स की वजह से 50 सालों के अंदर अंदर संस्कृत का यही कल्चर पूरी तरह से ख़त्म ही हो गया। संस्कृत भाषा चाहे उसकी प्राचीनता कुछ भी हो, लेकिन ये एक वंडरफुल स्ट्रक्चर वाली भाषा है। मशहूर और महान लोगों का संस्कृत के ऊपर क्या कहना था? सर विलियम जोन्स का कहना था कि संस्कृत के ज्ञान के बिना किसी भी भारतीय की शिक्षा अधूरी है। ऐसे ही महात्मा गांधी का संस्कृत के ऊपर कहना था कि संस्कृत लिटरेचर इज सो वास्ट दैट ह्यूमन लाइफ वुड नॉट बी सफिशिएंट टू मेक वन सेल्फ एक्वेंटेड विद एनी कंसिडरेबल पार्ट ऑफ संस्कृत लिटरेचर। वैसे ही हरबिलास सारदा का कहना था, इंडिया इज द मदर लैंड ऑफ अवर रेस एंड संस्कृत, द मदर ऑफ यूरोपियंस लैंग्वेज, द मदर ऑफ अवर फिलोसफी, मदर थ्रू द विलेज कम्युनिटी ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। ऐसे ही बहुत सारे हिस्टोरियंस और फिलोसफर्स ने अपनी बातें संस्कृत के ऊपर रखी थी। यहाँ तक कि नासा भी ये बोलती है कि संस्कृत इज द मोस्ट कन्वीनियंट लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, लैंग्वेज, न्यूज़पेपर और करेंसी तभी शक्तिशाली बनते हैं जब उनका सर्कुलेशन ज़्यादा हो। और यही हाल संस्कृत का भी है। जब कोई भाषा अपने लोगों को कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं देती तब वो भाषा आगे नहीं बढ़ पाती, और ये संस्कृत में सबसे बड़ी कमी थी। वैसे ये एक विडंबना ही है कि विश्व की महान व्याकरण विधि
पनीनी देश में आज संस्कृत अध्ययन केंद्रों का पर्याप्त अभाव है। इन स्टडीज इंडियन स्कूल और कॉलेजेस में बड़ी संख्या में संस्कृत टीचर्स ने ये एक्सेप्ट किया है उनकी टीचिंग का 99.99% स्टूडेंट्स के लिए रियल ही नहीं है। मतलब आज की पढ़ाई रियल लाइफ में कहीं काम ही नहीं आती। संस्कृत पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स में रियल एफर्ट ही नहीं है। संस्कृत के प्रति सरकार का निराशाजनक रवैये के कारण आज न केवल संस्कृत टीचर्स की कमी है बल्कि संस्कृत डिपार्टमेंट्स भी बंद किए जा रहे हैं। एज फॉर दिस फैक्टर संस्कृत ग्रेजुएटेड लोगों के पास कम जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इसलिए कम टीचर्स के कारण स्टूडेंट्स की क्वांटिटी भी कम हो जाती है, जो कि नौकरी के अवसरों को और भी ज़्यादा प्रभावित करती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस संस्कृत टीचिंग पोस्ट आर रियली फिल्ड अप वंस द टीचर रिटायर्स, और ये पुअर डिमांड की वजह से है। लैंग्वेज चेंज के प्रोसेस में अक्सर कई लैंग्वेजेस डॉटर लैंग्वेजेस में डेरिवेट हो जाती हैं, जिससे कॉमन पेरेंट लैंग्वेज या तो एक्सटिंक्ट या फिर बिल्कुल ही डेड हो जाती है। लैटिन लैंग्वेज के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जो फ्रेंच, पोर्तुगीज, स्पेनिश, इटालियन, रोमेनियन आदि में इवॉल्व हो गई थी। यही बात गीज के साथ भी हुई थी। गीज एथियोपिया की एक क्लासिकल लैंग्वेज है जिसका यूज़ सिर्फ हॉली बाइबल्स के लिए ही किया जाता था, जिसमें कई एथियोपियंस लैंग्वेज जैसे कि एम्बेरिक, ओरोमो आदि को जन्म दिया था। और ये हमारी संस्कृत के साथ भी हुआ है, जिसकी डेरिवेटिव्स नॉर्थ और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के रूप में देखी जा सकती है। यहाँ तक इंग्लिश की ग्लोबलाइजेशन का सवाल है, लगभग सभी रिस्पोंडेंट्स ने संस्कृत के पतन के लिए इंग्लिश की ग्लोबलाइजेशन को ही जिम्मेदार ठहराया था। इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण आज अंग्रेजी के 165 वेरिएंट हैं। हालांकि भारत में अंग्रेजी का प्रसार भारतीय इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन यह संस्कृत के प्रमोशन और उसकी प्रिजर्वेशन के लिए एक पॉसिबल थ्रेट है। सिर्फ संस्कृत ही नहीं, अंग्रेजी ने भारत की रीजनल लैंग्वेजेस को भी एक्सटिंक्ट होने के कगार पर ला दिया है। आज अंग्रेजी लगभग सभी सेक्टर्स में ग्लोबलाइजेशन का सबसे अच्छा साधन बन गई है, चाहे वो इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चर या फिर कुछ भी हो। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी कैसे हमारे दैनिक समान में एक अनिवार्य इकाई बन गई है। इंडियन कल्चर और वैदिक लिटरेचर में फिलोसफी हमेशा आक्रमण का शिकार बनी है एलियंस एम्पायर के द्वारा, और यहाँ संस्कृत के सर्वाइवल का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। विशेष रूप से भारत भी संस्कृत के एक्सटिंक्ट होने का मुख्य कारण भारत में विदेशी शासन का बड़ी लंबी अवधि है, और मॉडर्न टाइम में अंग्रेजी का डोमिनेंस भी। बेसिकली मुगल भारत को नष्ट करने आए थे, जबकि अंग्रेज संस्कृत सीखकर भारत से वैदिक नॉलेज प्राप्त करने के लिए आए थे। लॉर्ड मैकेले, जिसने 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के बारे में कहा था, मैंने पूरे भारत में यात्रा की है और मैंने एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो कि भिखारी है और जो चोर है। मैंने इस देश में इतनी संपत्ति, इतने ऊंचे मोरल वैल्यूज, इतनी क्षमता वाले लोग देखे हैं। हम इस देश को तब तक कंक्यूर नहीं कर पाएंगे जब तक हम इसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ नहीं देते, जो इसकी स्पिरिचुअल और कल्चरल हेरिटेज है। और इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम इसकी पुरानी और प्राचीन शिक्षा प्रणाली को ही बिगाड़ दें और इसकी संस्कृति को ही बदल दें। क्योंकि अगर भारतीय ऐसा सोचते हैं कि जो कुछ भी विदेशी और अंग्रेजी है वो सब कुछ अच्छा है, तो वो अपना आत्मसम्मान, अपनी मूल संस्कृति खो देंगे और वो अपने आप ही वो बन जाएंगे जो हम चाहते हैं। हालांकि अंग्रेज़ों ने संस्कृत में बहुत रुचि दिखाई, लेकिन जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंस के बाद आगे बढ़े, हमारा नर्सरी से टेरिटरी लेवल तक का अंग्रेजी के प्रति हमारा इंटरेस्ट संस्कृत के पतन का गंभीर कारण बन गया। आज के समय सिर्फ 25,000 लोग ही इंडिया में संस्कृत भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन कई सरकारों ने कोशिश जरूर की संस्कृत को रिवाइव करने की। जैसे 1969 में पहला संस्कृत दिवस मनाया गया। 2014 में बीजेपी ने यह अनाउंस किया कि 17 से 13 अगस्त तक एक संस्कृत वीक की तरह मनाया जाएगा। उन्होंने उत्तराखंड की एक स्टेट में संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना दिया, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी उस स्टेट में बहुत ही कम लोग संस्कृत भाषा का उपयोग करते हैं। अब सवाल है कि हम संस्कृत भाषा को रिवाइव कर भी सकते हैं, और जवाब है हाँ, कर सकते हैं। संस्कृत की ही तरह हेब्रू लैंग्वेज भी ज्यूस रिलीजियस के लिए यूज़ की जाती थी, लेकिन 19th और 20th सेंचुरी के बीच में ज्यूस हेब्रू भाषा का उपयोग नहीं करते थे कम्युनिकेशन करने के लिए। पर बाद में एलिज़ा बन योदा ने डिसाइड किया कि वो हेब्रू भाषा को फिर से रिवाइव करेंगे। ऐसा करने के लिए उन्होंने 7 स्टेप्स का उपयोग किया। पहला स्टेप उन्होंने उठाया कि वो अपने परिवार के साथ सिर्फ हेब्रू भाषा में ही बात किया करेंगे, और उन्होंने अखबारों की भी सहायता ली, क्योंकि वो जानते थे कि दुनिया भर के ज्यूस अखबारों को पढ़ते हैं।
और वो कुछ अखबारों के एडिटर भी थे, इसलिए उन्होंने अखबारों के जरिए ज्यूस लोगों को कन्विंस किया हेब्रू भाषा का उपयोग करने के लिए। और फिर उन्होंने कई सोसाइटी एस्टैब्लिश की जिसमें रहने वाले लोग सिर्फ हेब्रू भाषा का ही उपयोग कर सकते थे। फिर 1882 में उन्होंने कुछ स्कूलों में जाकर ये कहा कि वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए हेब्रू भाषा का ही उपयोग करना चाहिए। जब 1948 में इजराइल बना तो इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज हेब्रू ही बन गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नए देश के लिए ऐसा करना आसान है, लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ लोग डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ये चीज़ और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन क्या संस्कृत रिवाइव करने पर भी क्या आज के समय में हमें इससे कोई भी फ़ायदा होगा? लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि बिल्कुल इसमें अवश्य फ़ायदा होगा। संस्कृत भाषा की मदद से हम अपनी संस्कृति और वैदिक इतिहास को अच्छे से जान पाएंगे। जैसे आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप पूजा में बैठे होते हैं तो पंडित जी जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो आपको कुछ भी समझ नहीं आता। और अगर हमें संस्कृत भाषा आती हो तो हमें अच्छे से अपने कल्चर और रिलीजन के बारे में पता होगा। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है, हमें संस्कृत भाषा को रिवाइव करने के लिए कुछ कॉस्ट चुकानी होगी, जिसमें हमें फाइनेंशियल कॉस्ट और बाकी लैंग्वेजेस को खोने की कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा होने के नाते हमें संस्कृत को ज़रूर रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि हम वैल्यूज़ और वेल्थ को समझ सकते हैं। संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसका अध्ययन करने पर हम अपने संस्कार और अच्छे आचरण को निखार सकते हैं। संस्कृत संस्कार देती है और अच्छे संस्कार अच्छा भविष्य और अच्छी संस्कृति लाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।